Assalamu alaikum, dear students. This is the second session, and the previous is connect with the previous lecture. Previous lecture में हमने जो बात की थी that was regarding the different steps of the EBP, जिसमें हम आज पहला स्टेप जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एविडेंस क्या चीज़ है, और उसके बाद जो है हमने पहले स्टेप पर बात की थी कि ईबीपी में जो 5 स्टेप है उनमें से पहला स्टेप जो है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये मुख्तलिफ सीनियरों से मुख्तलिफ केसेस में आ सकती हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली द अप्रोच ऑफ मेकिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी होती हैं और वो होनी चाहिए। जैसे मिसाल, आप पॉपुलेशन विद द डिजीज, अगर आप सिंपल पॉपुलेशन कह लें तो फिर भी जो है क्वेश्चन जो है दैट विल बी एन अनआंसरेबल होगा। इसके अलावा जो है उसमें डिजीज नहीं है, साथ साथ जो है पॉपुलेशन और डिजीज का मतलब ये है कि कंडीशन के साथ साथ उस पेशेंट की जेंडर और एज, क्योंकि जेंडर वाइज और एज वाइज जो है ये ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल जो है ये चेंज होते रहते हैं। द सेकंड इम्पोर्टेंट विच इज मैंडेटरी, दिस इज द आउटकम, कि किसी भी क्वेश्चन में आउटकम जरूर होनी चाहिए। बेशक जो है आई जो एंड सी ओ जो ये दोनों जो है आई एंड सी ये ना भी हो तब भी जो है आप एक क्वेश्चन जो है आप पूरा कर सकते। मिसाल के तौर पर आप ये क्वेश्चन करें कि लो बैक पेन के लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट कौन सी है। आप यहाँ पे देखिए लो बैक पेन, जब आपने पेन की बात की कि लो बैक पेन में पेन को कम करने के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट कौन सी है, आप देखिए यहाँ पे हमने कोई भी ऑप्शन नहीं दी है, न आईसी कोई नहीं दी है, बट हमने यहाँ पे दिया है कि भाई एक पेशेंट है, और वो फिर ये सिनेरियो में फिर ये होगा कि ये यंग पेशेंट है विद ही इज अ मेल ऑफ 33 ईयर एज विद लो बैक, पूरा सिनेरियो होगा तो उससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पी भी है और ओ भी है, अगर हम यहाँ पे ओ जो है निकाल दे या पी निकाल दे तो फिर जो है आंसरेबल क्वेश्चन नहीं होगा। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। So this is the approach which is used to make a question the PICU, in which the P mean the population or participant or the patient, and the I mean the intervention indicator, the O mean the C mean the comparator control, and the O mean the outcome। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, ये कुछ सिनेरियोज थे हमने डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। डिटेल से ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया था कि उससे रिलेवेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। फिर ये एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि इंटरवेंशन लिहाज से, यानी जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना एटियोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिस के अलावा जो मेन क्वेश्चन जो हम अभी भी लो बिग बैंग का जिस हमने एग्जांपल दिया, सो दैट वाज द इंटरवेंशन क्वेश्चन। अब आते हैं टुवर्ड यूटिलॉजिकल। यूटिलॉजिकल क्वेश्चन भी जो है हमने डिस्कस किया था एट द प्रीवियस सेशन, and now we will discuss this frequency rate question. This is actually the topic of today's session. Previously जो अभी हमने डिस्कस किया that was the recap for the previous session. So frequency question जो है या rate question या distribution question, epidemiological question, incidence, prevalence जो है ये क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को से पहले दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। नाउ व्हाट वी मीन बाय द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। इंसिडेंस जो है जैसी मीनिंग से होना है कि इंसिडेंट से निकले, वाक्य होना, लेकिन एपिडेमियोलॉजी में इंसिडेंस की डेफिनेशन ये है कि ऑल द न्यू डायग्नोस्ड केसेस विद इन अ टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड से मुराद ये है कि हमारे पास स्टार्टिंग टाइम जो है ये भी हो मालूम होगा और इन टाइम भी मालूम होगा। दो एग्जैक्ट टाइम जमाना जो है या पीरियड्स जो है इनके दरमियान जितनी भी न्यू डायग्नोस केसेस होंगे, जो इन टाइम उसमें हम जो अपर बाउंड्री है उसके बाद जो न्यू केसेस होंगे वो भी इसमें काउंट नहीं होंगे, और जो लोअर बाउंड है यानी सपोज हम ये एग्जांपल दें कि जनवरी तो 2025 से लेकर दिसंबर 2025,
अब इसमें वो तमाम केसेस जो दिसंबर 2024 में डायग्नोज हो चुके थे या वो जनवरी 2026 में डायग्नोज हो चुके हैं, वो दोनों काउंट नहीं होगी। ये इंसिडेंस होता है जिसमें हम एग्जैक्टली 2 टाइम पीरियड्स दे रहे थे और इनके दरमियान जितने भी न्यू केसेस आएंगे उनके काउंट को कहा जाएगा इंसिडेंस। दूसरी तरफ प्रेवेलेंस क्या है? प्रेवेलेंस जो है उसकी डिफिनेशन ये आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इंसिडेंस में जो लोग किसी भी टाइम में अगर वो राइट नाउ आफ्टर द पीरियड जो सपोज दिसंबर 2025 वाज द लास्ट डेट, उसके बाद वो डिजीज के साथ है, उसकी ठीक हो गई है, डिजीज के साथ है या उसकी डेथ हो गई, दैट डजंट मैटर, पर सिर्फ डायग्नोसिस जरूरी है। प्रेवलेंस में ये है कि इसमें सिर्फ आप एक टाइम बता देते हैं कि इस टाइम तक जितनी भी लिविंग केसेस है, मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि 2025 की प्रेवलेंस, सही है, आप 2025 तक उस जिस टाइम पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जितनी भी वो पेशेंट जो स्टिल जिंदा है और डिजीज के साथ है, अब प्रेवलेंस में वो केस काउंट नहीं होंगे जो पेशेंट तो जिंदा है बट उसकी सिम्टम्स सारे रिकवर हो चुके, नाउ ही इज आउट ऑफ सिम्टम, ही इज एसिम्टोमेटिक, उसकी कोई सिम्टम नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। इसी तरह जो है अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो वो भी जो है काउंट नहीं होगा। इट मीन ऑल द लिविंग केसेस एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज प्रेवलेंस। प्रेवलेंस के फिर 3 टाइप्स है। दिस इज द पॉइंट प्रेवलेंस, द पीरियड और द टाइम प्रेवलेंस एंड द lifelong annual. Annual prevalence is actually the example of the that period or the time prevalence. खैर, तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस के क्वेश्चन जो हैं या जो है आप सिंपल ये आपसे पेशेंट क्वेश्चन करे कि आई हैव द स्टेनोसिस, is it a common condition or it is one of the rare? So now this is actually related to the count. So prevalence question से तमाम मुराद क्या है? That is actually the number of condition, the number of patient, count है सिर्फ, सही। सो मिसाल के तौर पर आप जो है क्वेश्चन जो है आपसे किया जा सकता है कि पेशावर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें हियरिंग प्रॉब्लम जो है ये कितनी है, या व्हाट इज एक्चुअली द इंसिडेंस ऑफ दैट प्री मेच्योर बर्थ, या जो है हमारे यहाँ पे जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, हमारे पॉपुलेशन जो ओवर 70s की वो है, तो उसमें अल्जाइमर डिजीज की काउंट कितनी है, तो ये तमाम जो देखे ये काउंट है इन द पॉपुलेशन। सो दैट इज एक्चुअली आल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। मिसाल के तौर पर द एस्थमेटिक अटैक इन एडल्ट इन स्प्रिंग वर्सेस ऑटम, नाउ दिस इज अ कंपैरिजन क्वेश्चन कि एजमा जो है ये एजमा ये स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होती है या ऑटम में इसके एपिसोड ज्यादा आते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द इंसिडेंस। अगर अब सपोज स्प्रिंग में ज्यादा आती है तो हम ये कह सकते हैं कि the incidence of the asthma जो है this is more in the spring, या the prevalence of the asthma is more in the spring as compared to the autumn। और उसके फिर बाकी फिर अगर आप ये तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो गई, अगर आप इसको फिर चल लेके जाएं ऑब्जर्वेशन स्टडी में जो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑब्जर्वेशन स्टडी से क्या मुराद है कि स्प्रिंग सीजन में क्यों है, तो फिर उस पर आप हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि चूंकि वहां पर पॉलन जो है पॉलन ग्रेन जो है ये हवा में होते हैं और वो वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है, प्रोपेगेशन होती है, दैट्स व्हाई दैट इज द कनेक्शन विद द एलर्जी इन सम पार्टिसिपेंट एंड दैट्स व्हाई देयर इज मिथिक अटैक इंक्रीज इन द स्प्रिंग। सो दैट माइट बी हाइपोथेसिस को फिर आप टेस्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट केस कंट्रोल स्टडीज और द कोहॉर्ट स्टडीज, इन दोनों में आप इसको असेस कर सकते हैं एंड मोस्ट जो है स्पेसिफिकली इन द कोहॉर्ट स्टडीज। खैर, ये बात की बात है बट दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन हो सकते हैं। मिसाल यहाँ पे एक सिनेरियो है, Mabel is a 6-week-old baby at her routine follow-up. She was born prematurely. At 35 weeks, you want to tell the parents about her chances of developing hearing problems. आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं बिकॉज द प्रैक्टिशनर जो है ही और शी इज प्रेडिक्टिंग इन द अपकमिंग टाइम, बट चूंकि यहाँ पर ये हम इसको क्यों डिस्ट्रीब्यूशन या प्रेवलेंस क्वेश्चन कहेंगे, बिकॉज ये उस जो बच्चा है यहाँ पर जो अभी उनकी सिर्फ उम्र जो है 1.5 मंथ है, 6 हफ्तों की एक एज है इस बेबी की,
और ये 35 नॉर्मल 37 वीक होते हैं, ये 35 वीक जो है उस पर उसकी बॉन्ड, सो शी वाज प्री मेच्योर। अब अगर यहाँ पे हम लिटरेचर से आंसर दे सकते हैं कि इज द प्रीमेच्योर बर्थ जो है दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हियरिंग प्रॉब्लम, अगर यस तो कितनी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर स्टडीज देखेंगे कि प्रीवियसली जो पब्लिश आर्टिकल्स हैं उनमें जो प्री मेच्योर बर्थ है उसमें लेटर ऑन जब वो 2 साल 4 साल 10 साल के हो जाते हैं तो उसमें हियरिंग प्रॉब्लम कितने परसेंट पार्टिसिपेंट में प्री मेच्योर बर्थ बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम आ गई। तो वो परसेंटेज के बेस पर आप इनको इस पेरेंट को जो है बता सकते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द चांसेस ऑफ द, सपोज इफ देयर इज ओनली 1% हियरिंग प्रॉब्लम इन द प्रीमेच्योर बर्थ, इट मीन देयर इज ओनली 1% चांसेस कि उसको, मतलब बहुत कम चांसेस है कि इसको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह की जो है क्वेश्चन को जो है हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, प्रेवलेंस क्वेश्चन। तो आप उनको जब आंसर देंगे, दैट आंसर जो है दैट नॉट मैरली एन ऑब्जर्वेशनल कि आपने ऑब्जर्व किया है कि भाई यहाँ पर मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं, आप पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट है और आपको जितने भी पेशेंट आते हैं और जो प्री मेच्योर बर्थ हिस्ट्री के साथ है तो उसमें हियरिंग प्रॉब्लम भी है, उन्होंने हियरिंग एड लगाई है, तो आप उनको एक अंदाजे से कह सकते नो दैट विल बी नॉट द प्रॉपरली। क्या होगा, आप सबसे पहले जो है इसमें से कीवर्ड दिखा के लिटरेचर सर्च करेंगे, लिटरेचर सर्च के बाद आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, देन यू हैव टू select the best, the most authentic, trustworthy articles from those collection, and that we call as the critical appraisal. After that, you just make the decision. And if they are the highest quality, mean the highest level of evidence, suppose this is systematic review or meta-analysis, so that is much more standard procedure and approach. तो यहाँ पर इस सिनेरियो में देखिए, इसमें पॉपुलेशन क्या है, दीज आर द इन्फेंट। अब हम उसको चाहते हैं कि उसमें हियरिंग प्रॉब्लम कितनी है, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द चांसेस ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम इन दोज infants who are born premature are as compared to those who are born with full term, it means 37 week जो है उस पर उसकी बर्थ हो जाती है। So what is actually the chances, the prevalence of that sensory difference? So in infants born prematurely compared to those who are born at full term, what is the subsequent? Subsequent mean आने वाले वक्त में as a result of lifetime prevalence. Now this is actually the third type जो अभी previous time ने discuss किया कि prevalence की 3 types होते हैं। One is actually the point prevalence. Point prevalence mean कि जिस टाइम आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसी टाइम जो आपके नंबर आ जाती हैं, that is the point prevalence. टाइम प्रेवेलेंस उसको कहते हैं जिसमें आप कोई जमाना दे रहे थे, जिस मिसाल पिछले 1 साल में, पिछले 10 साल में, 1 महीने में, सो दैट वुड बी एक्चुअली कॉल्ड एज द पीरियड प्रेवेलेंस और द टाइम प्रेवेलेंस। लाइफ टाइम प्रेवेलेंस उसको कहते हैं कि उसको जिंदगी भर यानी बर्थ से लेकर डेथ तक जो है जो ड्यूरेशन है, ये जो है इसको कहा जाता है लाइफ टाइम प्रेवेलेंस। तो इसको जब ये बच्चा पैदा हुआ है प्री मेच्योर, तो उसको आने वाले वक्त में टिल जितनी एनी टाइम, मतलब वो 10 साल 20 साल 30 40 साल किसी भी एज में उसकी क्या कितने चांसेस है, तो ये आप उसके प्रीवियस रिजल्ट के बेस पर उनसे कहेंगे कि हाँ व्हाट इज एक्चुअली द प्रेवलेंस ऑफ द सेंसरी डिफरेंस इन द infants who are born premature. Now आते हैं the most important question as a physical therapist, that is the diagnostic question, because we are dealing across the different type of patient, different conditions, and usually the patient symptoms they are very confusing situation, mean um, that is very complex patient sometime आ जाते हैं। So we have to be very careful कि हम ऐसे टेस्ट को यूज करें जिससे हम पहले स्क्रीनिंग करें फिर कंफर्मेशन करें। तो स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेशन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट उसको कहते हैं कि जिसमें आप एक पेशेंट को रूल इन करते कि यस दैट इज इन आवर डोमेन, दिस इज एक्चुअली द लो बैक पेन पेशेंट, दिस इज द एक्टिविटी रिलेटेड मैकेनिकल लो बैक पेन है। कंफर्मेशन का मतलब ये है कि चलो ये तो और डोमेन में है, आप ये स्टेनोसिस है, ये जो है रेडिकुलोपैथी है, ये
इंस्टेबिलिटी है, ये जो है मसल स्पाज्म से है, ये डिस्क बल्ज से है, या जो है ये टेंडनाइटिस है, या आ, मतलब उसमें फेसेट सिंड्रोम है, या जो है स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है, क्या है। तो फिर जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट, इन दोनों के लिए वी नीड अ वेरी ऑथेंटिक एक्यूरेट प्रिसाइज डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इस पे जो क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज एक्चुअली द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट to diagnose a patient with such condition. So that would be called as the diagnostic question. और यूजुअली ये क्यों जरूरी है, मैंने क्या क्यों कहा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट के, बिकॉज हमारे जितनी भी प्रोटोकॉल्स है, हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स जो हमारे डायग्नोसिस पर मबनी होती हैं, तो अगर हमारे जो है गलत डायग्नोसिस या मिस डायग्नोसिस जो आ जाती है, तो ऑब्वियसली हमारी ट्रीटमेंट भी गलत होगी। तो और ये जो है अगर हम जितने भी कोशिश करें, बाजों का जो है हमसे डायग्नोसिस ओवरलुक हो जाती है। अच्छा, ओवरलुकिंग क्या होती है कि जिसमें सपोज आप एक कंडीशन को इग्नोर करके उसको दूसरी कंडीशन जो है डिक्लेयर कर देते हैं, उसको ओवरलुकिंग कहते हैं। बिकॉज सपोज यहाँ पे एक पेशेंट है, उसको स्टेनोसिस है, लेकिन स्टेनोसिस के साथ साथ उसको प्रेशर सिंड्रोम भी है। अब इसको रेडिकुलोपैथी और फिर स्टेनोसिस इतनी ज्यादा है कि आपने फिक्सेड पेन को बिल्कुल जो है न उसको तवज्जो दी, ना आपने उसको डायग्नोसिस में डाल दिया, ना आपने उसको रिपोर्ट किया। इसको ओवरलुकिंग कहते हैं। सही। तो मिस डायग्नोसिस तो ये होती रहती है, बट एक प्रैक्टिशनर की जो है ये कोशिश होनी चाहिए कि ये मिस डायग्नोसिस कम से कम होनी चाहिए। तो उसको कम से कम करने के लिए वी हैव टू यूज अ सेंसिटिव टेस्ट, we have to use a specific test, we have to use a test with highest value for the positive predictive value and the highest negative predictive value। अब ये चारों का क्या मतलब है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हम जब देखना चाहते हैं कि हम जो मिस क्लासिफिकेशन है या मिस डायग्नोसिस है, उसको की प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए हमने क्या चाहिए, हमें एक एक्यूरेट टेस्ट चाहिए। एक्यूरेट टेस्ट की जो पैरामीटर्स है, यहाँ पे हम दो डिस्कस करेंगे, सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिव, साथ साथ हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। The research literature can help us to obtain relatively unbiased estimate of the accuracy of the diagnostic test। हम रिसर्च से भी जो है ले सकते हैं, बट हम खुद भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट टू सेव द टाइम वी कैन हैव द पब्लिश्ड आर्टिकल, और पब्लिश्ड आर्टिकल को भी जो है हमने उसकी कुछ क्रिटिकल अप्रेजल करनी, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट के हम क्रिटिकल अप्रेजल किस तरह के, उसके लिए अलग टूल है, एक अलग लेक्चर भी इंशाल्लाह उस पर लेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एटलीस्ट हमें ये दो वैल्यू जो है जरूर मालूम होनी चाहिए। अदरवाइज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसी तरह पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशो, नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशो, ये भी जो है हम जो है इसके बेस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। So when asking a question about the diagnostic test accuracy, it is useful to specify the patient or problem, the diagnostic test, and the diagnosis for which we are testing। अब ये जो सिनेरियो था जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिस्टर वाई वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिलेटेड टू डायग्नोसिस थे। और ये क्वेश्चन था कि जिसमें एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन एंड हम टेस्ट यूज करते हैं लिजैक टेस्ट। लिजैक टेस्ट एक्चुअली अनदर नेम फॉर द एसएलआर, द स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट। सही। उसको आप लिजैक साइन भी कह सकते हैं। एंड वी वांट टू डायग्नोज द नर्व रूट कंप्रोमाइज या द नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट जो है। तो either it is a radiculopathy or not, we will test with the LASIK or the SLR test, and the patient is adult with acute low back pain. Now we can have the age almost, that is suppose 18 16 plus है, and he is with the acute low back pain। अब हम ये रिसर्च पब्लिकेशंस देखेंगे कि एसएलआर जो है या लिजैक साइन लिजैक टेस्ट जो है नर्व रूट कंप्रोमाइज को डायग्नोज करने के लिए, एंड पेशेंट एडल्ट पेशेंट विद गुड लो बैक पेन, हाउ मच दिस टेस्ट एक्यूरेट इज। तो व्हाट इज एक्चुअली द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस टेस्ट इन द लिटरेचर, हम उस ढूंढेंगे लिटरेचर में। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ चले जाए, पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी।
सेंसिटिविटी से मुराद क्या है और स्पेसिफिसिटी से मुराद क्या क्या है। अच्छा, इसके लिए वी नीड द 2x2 टेबल। वी कैन सी हियर देयर आर टू कॉलम्स एंड टू रोज। इन ए बी सी डी जो इनको अगर आप तवज्जो दे, इसको हम कह सकते हैं 2x2। मीन वी हैव टू कॉलम 1 एंड 2, वी हैव टू रोज 1 एंड 2। आप इन से पहले ऊपर आप क्या लिखे कि द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज कॉलम में, या तो डिजीज दो केसेस हो सकते हैं ना, या तो उस बंदे में डायग्नोसिस जो है ये पॉजिटिव होगी, प्रेजेंट एक जो डिजीज है, सपोज इस पेशेंट में नर्व रूट कंप्रोमाइज प्रेजेंट थी या प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों केस हो सकते हैं। और जब हमने टेस्ट अप्लाई किया तो टेस्ट का रिजल्ट जो है या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब इस केस में अगर द पेशेंट जो इसको वाकई में नर्व रूट उसका कंप्रोमाइज है, नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज रेडिकुलर पेन एंड द लेजेक्सेन जो हमने वहां पर अप्लाई किया है उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, सो दैट विल बी अ ट्रू पॉजिटिव, बिकॉज जो रिजल्ट आ रहा है कि यस द पर्सन हैड द डिजीज एंड एक्चुअली द पर्सन हैड द डिजीज, तो ये डिजीज रिपोर्ट जो है ये सही कह रहा है, उसने सही डिक्लेयर कर दिया कि यस द पर्सन हैड द डिजीज। ऑन द अदर हैंड पेशेंट जो है इसको सपोज कोई और प्रॉब्लम है, उसको फेसेट सिंड्रोम है, उसको जो है मसल स्पाज्म है, उसको जो है सपोज कोई न्यूप्लाज्म है, कोई भी कंडीशन है, बट उसको नर्व रूट उसके इन्वॉल्व नहीं है एंड टेस्ट रिपोर्ट कह रहा है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व रूट, कंप्रोमाइज हो रही है, नर्व रूट कंप्रेशन है वहां पे। अब ये टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअली द पर्सन डोंट हैव द डिजीज, तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट तो गलत हुआ। इस गलत पॉजिटिव को कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इट मीन when the test report is positive and the person has actually have the disease, it will be a true positive. And if the test result is positive and the patient actually don't have that specific disease जिसके लिए ये टेस्ट कराया गया है, तो इट मीन दैट विल बी a false positive। दूसरी तरफ के सिनेरियो ये हो सकती है कि उस पेशेंट को वाकई में नर्व रूट उसकी कंप्रेशन जो है मौजूद थी, लेकिन एसएलआर टेस्ट कह रहा है कि नो देयर इज नो रूट इन्वॉल्वमेंट, सो अब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है बट द पर्सन हैव द डिजीज, सो इट विल बी कार्ड एज फॉल्स नेगेटिव ना, क्योंकि ये गलत रिपोर्ट दे रहा है, उस पेशेंट को कंडीशन मौजूद है और ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो इट मीन एक फॉल्स नेगेटिव है। नाउ जो है द टेस्ट रिपोर्ट इज एक्चुअली नेगेटिव, यानी इट मीन कि देयर इज नो कंडीशन और उस बंदे को वाकई में कोई नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो दैट विल बी कार्ड एज अ ट्रू नेगेटिव। तो ये तो आपने इन चार टर्म्स को जो है समझ लिया कि ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव का क्या मुराद है। अब व्हाट वी मीन बाय द सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ये इससे हम मालूम कर सकते हैं। व्हेन द टेस्ट रिपोर्ट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन व्हेन द डिजीज इज प्रेजेंट, so how many times the test will report as positive? Suppose if we have 100 patients और 100 के 100 में वाकई उनको डिजीज उसमें मौजूद है, तो उसमें से कितने परसेंट जो है लोगों में ये टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट देगा, सही रिपोर्ट देगा, सो दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। सो सेंसिटिविटी मीन द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव या द रेट ऑफ ट्रू पॉजिटिव। हम परसेंटेज इसलिए कहते हैं कि हम फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो actually sensitivity is calculated among the diseased people. How many diseased people are declared as having the disease by the test? So that will be called as the sensitivity. जितनी गलत रिपोर्ट देगा, यानी पर्सन को डिजीज और टेस्ट कहता है कि नहीं है, तो जितनी गलत रिपोर्ट देगा उतनी ही जो है फॉल्स नेगेटिव, यानी द पर्सन हैव द डिजीज और द टेस्ट रिपोर्ट सेज नो देयर इज नो डिजीज, सो दैट इज फॉल्स नेगेटिव। सो हायर द फॉल्स नेगेटिव लोअर द सेंसिटिविटी विल बी, और जितनी ट्रू पॉजिटिव रेट ज्यादा होगी उतनी ही सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। एक पॉइंट आप याद रखिए कि सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इन चारों में हमेशा से इट इज अ रेट, इट मीन इट इज ए डिवाइड बाय बी।
तो ए जो है हमेशा एक ट्रू वैल्यू होगी। सही। अब यहाँ पे देखिए, बल्कि आप ये समझिए कि ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, विच मीन ऊपर जो ए होगा दैट विल बी द ट्रू वैल्यू एंड इट विल बी द सबसेट ऑफ द डिनोमिनेटर। आप देखिए यहाँ पर सेंसिटिविटी किस चीज के बराबर होगा? ट्रू पॉजिटिव एमंग ऑल द डिजीज पीपल। सो डिजीज पीपल तमाम कौन है? दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ए प्लस सी। सो सेंसिटिविटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए divided by a plus c. Now we can see कि a is the part, the subset of the denominator a plus c, and it is also the true value. So true positive divided by true positive plus false negative, that will be equal to sensitivity. इस कॉलम से हम कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिसिटी। इट मीन जो हेल्दी पीपल है जिनमें डिजीज नहीं है, उनमें कितनी परसेंट लोगों में ये टेस्ट रिपोर्ट जो है ये नेगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं, ट्रू नेगेटिव कितनी है। सो यहाँ पर अगर आप अगेन देखिए वही रूल इस पर अप्लाई करें कि स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल द healthy people, which mean the false positive plus the true negative. So we can say that इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? D divided by B plus D. सही। So sensitivity is the true positive among the diseased people. Specificity is the rate of true negative among the healthy people. So now we can see here sensitivity is equal to A divided by A plus C. Now A is the part of the denominator. चाहे A है चाहे D है, ये दोनों जो है ये ट्रू वैल्यू है। सो हमेशा से ये ट्रू वैल्यू होगी, चाहे ये सेंसिटिविटी है, चाहे स्पेसिफिसिटी है, या पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है? तमाम पॉजिटिव रिपोर्ट चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, तमाम पॉजिटिव रिपोर्ट में से ट्रू पॉजिटिव कितनी है? सो वो रूल दोबारा अप्लाई करें, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब देखिए ए जो है ट्रू पॉजिटिव है एमंग ऑल पॉजिटिव, एमंग ऑल पॉजिटिव कितनी है? ट्रू पॉजिटिव एंड द फॉल्स पॉजिटिव, यानी ए और बी ये दोनों पॉजिटिव है। तो इन दोनों में ट्रू कितनी है? सो अब इसको फिर 100 में मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू जो है हम इस रो से कैलकुलेट करेंगे। हमने सेंसिटिविटी इस कॉलम से कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिसिटी इस कॉलम से कैलकुलेट करेंगे, while we will calculate the so we can say that कि हम सेंसिटिविटी जो है ये इस कॉलम से कैलकुलेट करेंगे, जबकि स्पेसिफिसिटी जो है ये इस कॉलम से कैलकुलेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो है अगर हम उसकी बात कर ले पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की, तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द दिस कॉलम एंड दूसरी तरफ जो है अगर हम नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की बात कर ले, तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव मीन कि जितने भी नेगेटिव केसेस है, चाहे वो फॉल्स नेगेटिव है या ट्रू नेगेटिव है, तो इन तमाम में जो है उसमें ट्रू नेगेटिव कितनी है? सो अगेन देखिए डी डिवाइडेड बाय डी प्लस सी। तो डी प्लस सी दीज ऑल आर द नेगेटिव वैल्यू, उसमें ट्रू कितनी है? और इन तमाम को हम पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 में। सो द सेंसिटिविटी, द स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ये चारों के चारों जो है ये परसेंटेज में काउंट होते हैं। नाउ टेस्ट जो है ये दैट इज वी शुड यूज टू डायग्नोज a condition if it is high sensitive, if it is high specific. अब हाई स्पेसिफिक से मुराद क्या है? कि इसके जितने हाई परसेंटेज हो, इट मीन दो टेस्ट है, वन इज द 70%, द अदर इज द 90%। अब 70 और 90 में अगर आप देखें 90 ऑब्वियसली ज्यादा है, तो वी शुड यूज द 90 फर्स्ट। 90% का क्या मतलब है? कि ये 90% ट्रू रिपोर्ट देगा एंड 10% चांसेस है कि ये गलत रिपोर्ट देगा। सही। आई थिंक दैट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
सो आप सेंसिटिविटी को थोड़ा सा जो है एक रिवाइज कर देते हैं कि सेंसिटिविटी जो अभी हमने डिस्कशन की ये उसके डिटेल है। सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ टेस्ट फाइंड केसेस। इट मीन कि हमने डिजीज पीपल में से जो डिजीज पीपल कितने हैं, तो ये ट्रू पॉजिटिव होगा। तो एक्चुअली सेंसिटिविटी जो है ये किसी भी टेस्ट की एबिलिटी है कि ये डिजीज पीपल को सिर्फ ढूंढ निकाले, एंड इज represented by A divided by A plus C. A plus C, these are disease people, and A is the true positive. Test ability to obtain a positive test when a target condition is really present or detecting a true positive rate. The sensitivity of the test increases as the number of patients with condition who are correctly classified increases and fewer people with the disorder are missed. Sensitivity is equal to number of true positive divided by all the disease people, and all the disease people that is equal to the number of true positive plus the number of false negatives. It is also called the true positive rate. And if a person has a disease, how often will the test be positive? It means a true positive rate. If the test is highly sensitive and the test result is negative, you can be nearly certain that don't have the disease, because ये टेस्ट सही है और अगर ये इस बंदे को डिजीज होता तो ये चांसेस थे कि ये उसको पॉजिटिव डिक्लेयर करते, लेकिन अगर इसने नेगेटिव थी इसका मतलब है कि इस बंदे को डिजीज नहीं होगी। तो ये हम किस बेस पर कह सकते हैं, ये if if there is 92% सेंसिटिविटी, जिसका मतलब ये है कि हम 92% 100 में से 92% श्योर है कि ये रिपोर्ट सही होगी। टेस्ट विद हाई सेंसिटिविटी हैव वेरी few false negative, therefore help rule out the disease when the result is negative. So it's very important कि high sensitive test is used to rule out the condition. That's why this is a short snout use होता है। इस से मुराद क्या है, सेंसिटिविटी, एंड आउट से मुराद है कि रूल आउट। स्नाउट को आप लोगों ने याद रखना है। सैम जो है स्पेसिफिसिटी एक्चुअली बिल्कुल ये अपोजिट ऑफ सेंसिटिविटी है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू अवॉइड फॉल्स पॉजिटिव। The test ability and it is equal to D divided by B plus D, or B plus D, these are the healthy people and D is the true negative। यानी healthy people को healthy declare करना ये एक अच्छे specific test की निशानी है। The test ability to obtain a negative test when condition is really absent or defining a true negative rate. Individual who test negative for a condition out of all those who are truly normal are healthy. A test with high specificity will rarely rate positive when a person does not have a disease, and it's equal to specificity is equal to number of true negative divided by all the healthy people, and all the healthy people they are equal to the number of false positive plus the number of true negative. It is also called as the true negative rate. If a person does not have the disease, how often will the test negative? And mean it is also known as the true negative rate. And what is actually the rate of the true negative? If the result for a highly specific test means suppose 90 plus है या suppose एक ideal test है 100% specificity, इसका मतलब ये है कि अगर इसने डिक्लेयर कर दिया कि डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये कि नहीं है, इज नॉर्मल। लेकिन अगर इसने एक्चुअली रिपोर्ट दे दी है कि हाईली स्पेसिफिक और इसने दे दिया कि रिपोर्ट इसमें डिजीज प्रेजेंट है, तो चांसेस है कि इसमें डिजीज प्रेजेंट होगी। And that's why that is used to rule in the condition, because that person have the disease then. And that's why this is the spin. The spin mean SP mean the specificity and I mean the rule in. So these are actually the short definition of the true positive. Sick people correctly identified as sick. False positive mean healthy people incorrectly identified as sick. True negative mean healthy people correctly identified as healthy, and false negative mean sick people incorrectly identified as healthy. Now the last question, the prognostic question की तरफ आते हैं कि इसके मुराद क्या है। So obviously इट इज को हम प्रेडिक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, और ये एक्चुअली हम अपनी हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं, हम हाइपोथेटिकली बात करते हैं, हम एक प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन हाइपोथेटिकली डजंट मीन कि हम एक्चुअली दैट इज जनरल ऑब्जर्वेशन। हम जब उनको बात करेंगे एक
अगर ट्रू सेंस में हाइपोथेसिस की बात की जाए तो एक्चुअली वो तो हमारी एजम्पशन होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एजम्पशन पर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो प्रेडिक्शन देंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एविडेंस बेस्ड प्रेडिक्टर्स। कि हम, अगर एक पेशेंट कहता है कि मैं सपोज जो है ये मैंने 2-3 महीने बाद जो है एग्जाम है, और इस एग्जाम से पहले जो है मैं ये लो बैक पेन जो है मेरी ठीक होनी चाहिए, तो क्या चांसेस है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट है कि मैं ठीक हो जाऊंगा 2 महीनों में, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन भी करनी है ना, मैं जो है आई कांट सिट स्टडी। अब ये जो है दैट इज नॉट ऑन योर बेस और एन assumption कि यस आई थिंक यू विल बी ओके इन द नेक्स्ट 2 months, सो नाउ दिस इज एन assumption। इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग assumption, हम क्या करेंगे, हम लिटरेचर सर्च करेंगे कि इज देयर एनी रिसर्च प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल in the research published article in which the persons can be okay with the 2 months protocol, what are actually the appropriate treatment। तो ऐसे पेशेंट की जो है फिर ऑब्वियसली ट्रू डायग्नोसिस जरूरी होती है, फिर इसको आप एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल बना लेते हैं। सही। एक सिनेरियो है कि पेशेंट कम्स टू यू विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ acute low back pain. During the discussion, he said that he has some commitment 6 weeks after, and he wants to recover in that time frame. अब ये कमिटमेंट जो है ये एग्जाम हो सकती है, ये जो है उसकी शादी हो सकती है, ये जो है उसकी बाहर वो जॉब के लिए जा रहा है, इसने को मेडिकल टेस्ट, ये उसकी जॉब के लिए वगैरह उसने मेडिकल टेस्ट देना है जिसके इसको फिट होना है। तो ये मुख्तलिफ कमेंट्स हो सकते हैं, तो आप इसको आंसर देंगे with evidence. So your question: in patient with acute low back pain, what is the probability? What is the chances of being symptom free or pain free within 6 weeks? So ये क्वेश्चन है, पेशेंट कौन है, that is patient with acute low back pain. What is the outcome and time frame? This is the probability of being pain free within the 6 week. अब इंडिकेटर क्या है, देयर इज नो जस्ट उसके दौरान जो नेक्स्ट 6 वीक में कोई उसको लो बैक पेन उसको नहीं है, मतलब या उसको प्रीवियस लो बैक पेन नहीं थी, ये पहली दफा उसको हुआ है, तो अब इसके नेक्स्ट 6 महीनों में क्या चांस इसको दोबारा बैक पेन नहीं होगा और ये मुकम्मल ठीक ठाक होगा। So in order to be more specific, the refined question would be like, in people and patient, adult patient with first episode acute low back pain, what is the probability of being pain free within 6 weeks? I think that would be very clear to all of you. That was all about the different types of question and how we can make this question, what we mean by the PICO, what we mean by the sensitivity, specificity, positive predictive, negative predictive value, and what we mean by the prognostic questions. So that was all about the types of question and how we can uh, formulate them, construct them through the PICO approach. Thank you so much to all of you.